अच्छा जी। कल हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किए थे और हमने एक कुछ में शायद पढ़ा था, बाकी रह गए थे। ये आज हम डिस्कस करेंगे। 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं। जितनी भी आप रिएक्शंस देखते हो ना, जिसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं या फिर वो एक से दूसरे में जाते हैं या कुछ बन रहा होता है, कुछ टूट रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है, तो सारे के सारे रिएक्शन 4 तरह के होते हैं। ठीक है। वो 4 तरह की रिएक्शन कौन कौन से? एक तो बॉन्ड्स होते हैं ना, बॉन्ड अलग चीज़ है, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे वो 4 तरह के होते हैं। एक उसमें जो पहला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कल हमने बात की थी कि क्या होता है। इसमें जो भी कंपाउंड है वो न्यूट्रल होने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि ट्राई टू बी न्यूट्रल। और ये हमने बात की थी कि अगर कोई कंपाउंड बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो अगर बेसिक है यानी कि 7 से ऊपर है +7, तो वो 7 पे आने की कोशिश करेगा। अगर एसिडिक है तो -7 है, मतलब 7 से कम है, तो वो भी 7 पे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं आप, यानी कि ना बहुत ज़्यादा एसिडिक ना बेसिक। इस तरह की रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन की भी थोड़ी बात की थी हमने कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। अगर आपको याद हो, हमने कहा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो वैसे हम 3 चीज़ों में देखते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन मेनली हम उसमें इलेक्ट्रॉन देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी एटम में हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, यानी एक फॉर एग्जांपल अगर एक एटम है X, ठीक है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और हम उसके साथ एक और ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, X के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मतलब ये रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आप ऐड कर रहे हो, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, ये क्या कहलाएगा, ये रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, किसी भी एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन 2 से 3, 4 से 5, 6, 7 जितने भी आप बढ़ा रहे हो, यानी आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, ये पूरा प्रोसेस रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम उल्टा कर लें कि भाई आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन निकालना ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ देखते हैं, या फिर आप ऑक्सीजन की बात करें। ऑक्सीजन अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो सॉरी, अगर ऑक्सीजन हम फॉर एग्जांपल एक एटम से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो वहाँ वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है ऑक्सीजन। यानी आप किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, ऑक्सीजन हमेशा उसका उल्टा आएगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो ऑक्सीडेशन, ऐड कर रहे हो ऑक्सीजन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यहाँ पे आप ऑक्सीजन जो है वो निकाल रहे हो, तो ये रिडक्शन कहलाता है। अच्छा, मेनली आपने जो चीज़ फोकस करनी है वो अक्सर ये पूछा जाता है इस लेवल पे, मतलब वो बच्चों को तीनों पढ़ाए जाते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। आपने बस इलेक्ट्रॉन याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहा है तो रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन है, सिंपल। ठीक है। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहलाता है, ये दोनों, जैसे मैंने आपको बता दिया। अगर ये दोनों एट अ टाइम एक ही रिएक्शन में चल रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये एक एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे कुछ आया या कुछ रिएक्शन हुआ जिसने इस इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। ठीक है,
और ये जो एटम कहलाएगा अभी या जो कंपाउंड होगा हम कहते हैं ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे कुछ और होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब इसको एक्सेप्ट करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। जब इसमें ऐड हो गया तो ये क्या कहलाएगा, ये रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, और ये हम कहते हैं कि ये एटम या ये कंपाउंड जो है ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, रिड्यूस्ड यानी उसमें रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ऑक्सीडेशन, और ये जो कंपाउंड है ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ चलते रहते हो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस मुसलसल एक ही कंपाउंड के अंदर या एक रिएक्शन के अंदर हो रहा है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कौन से रिएक्शन होंगे, वो रिएक्शन जिसमें एक टाइम में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चल रहे हो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट ए टाइम बोथ चल रहे होते हैं, दोनों एक साथ, इसीलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इस आपके पीपीटी में यही लिखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन, नीचे द एंटायर जो लिखा हुआ है ना रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा नंबर 3 जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में, अच्छा ये मैंने आपको शायद कल थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू करवाया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर ना जब वो दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं तो उसमें वाटर बनता है, वाटर बनता है, नए मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने प्रोटीन्स पढ़े हैं, प्रोटीन जो चीज़ें प्रोटीन बनाती हैं उनको क्या कहते हैं, मतलब प्रोटीन का जो यूनिट है, बेसिक यूनिट क्या होता है, प्रोटीन का बेसिक यूनिट होता है अमाइनो एसिड। यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, एक अमाइनो एसिड का अगर आप फार्मूला या स्ट्रक्चर देखोगे तो वो ऐसे होता है कि बीच में होता है कार्बन, और कार्बन के चारों साइड जो है यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे होता है COOH। ठीक है, यहाँ पे होता है NH2 और यहाँ पे होता है R। ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अमाइनो एसिड जिसको हम कहते हैं, 20 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं जो पूरा प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन है वो 20 तरह के अमाइनो एसिड से मतलब मुख्तलिफ किस्म के तरतीब में मिलके बनते हैं। ये एक अमाइनो एसिड हो गया, इसके साथ हम एक और अमाइनो एसिड यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया COOH, यहाँ पे आ गया ये NH2 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे NH2 लिखा था, यहाँ में हमने खोल के देखा। ठीक है, और यहाँ पे आया R। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हमने मिलाना है, इन दोनों का रिएक्शन करवाना है, ताकि 1 2 3 4 और ऐसे बहुत सारे मिले और प्रोटीन बन जाए। ये बजाते खुद एक कुछ भी नहीं है, एक से कुछ भी नहीं होगा। जब ये बहुत सारे आपस में मिलेंगे, रिएक्शन करेंगे तो प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने इनको रिएक्ट करवाना है। रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे और यहाँ से ये OH लेंगे और ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन और OH ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना, H1 और H2। ठीक है, और ये बना यानी कि H2O बना, वाटर। ये वाटर जो है ये यहाँ से निकल जाएगा ऐसे, और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान, और यहाँ से हमने क्या निकाला, वाटर निकाला। ठीक है, इसी तरह जब इसके साथ एक और अमाइनो एसिड आएगा उसके साथ भी वो अलग से बॉन्ड बनाएगा और वाटर निकलेगा। ठीक है, इसमें वाटर बन रहा है, बात आ रही है समझ। पहले इसमें वाटर नहीं था, जब हमने इन दोनों को बॉन्ड किया इसमें वाटर बन गया। ये जो पूरा प्रोसेस कहलाएगा जिसमें वाटर बन रहा है, और वाटर बनने की वजह से वो दो जो अमाइनो एसिड्स है या दो कुछ भी है, हमने अमाइनो एसिड की एग्जांपल दी है, कुछ भी हो सकता है, जब वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो ये रिएक्शन कंडेंसेशन कहलाएगा। इट विल बी नोन एज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बस हर वो रिएक्शन
जिसमें वाटर बने, फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो, वो रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। बहुत आसान चीज़ है, कोई इसमें इतना कोई दिमाग लड़ाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा हाइड्रोलाइसिस है। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है। हाइड्रोलाइसिस को हम इसी तरह लेते हैं, इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ से मिटाते हैं और ये जो है इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। आपके पास कुछ अमाइनो एसिड्स है, ठीक है, या एक प्रोटीन है, आप समझो कि ये आपके पास एक प्रोटीन है इसी तरीके से, ठीक है, जिसमें दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच है। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये दोनों अमाइनो एसिड एक दूसरे से अलग करना चाह रहे हैं। तो इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, उससे हमने वाटर प्रोड्यूस करके निकाला, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, वाटर यहाँ से ऐड करेंगे। जब हम वाटर ऐड करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और वही बात कि वाटर का जो H है वो यहाँ आ जाएगा और OH उसका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और वाटर ख़त्म हो जाएगा। यानी वाटर को आपने H2O को आपने क्या किया, स्प्लिट किया। तो जब ये स्प्लिट हो गया तो ये ऐसे आया, ठीक है, और ये तो जब ये ऐसे आ गया तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H। इस वाटर ऐड करने की वजह से हमने एक बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, और दो चीज़ें एक दूसरे से अलग अलग हो गई। ये जो रिएक्शन कहलाएगा ये कहलाएगा हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये अब एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, हमने वाटर ऐड करके बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इट विल बी नोन एज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस वर्ड को आप देखेंगे ना तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब भी होता है, देखो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। हर वो बॉन्ड जिसको तोड़ने के लिए आप वाटर का इस्तेमाल करें, या हर वो रिएक्शन जिसमें वाटर का तोड़ फोड़ हो, वाटर के मॉलिक्यूल को आपने तोड़ दिया, ठीक है, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। तो ये आप जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे वो सारे के सारे इन चारों में से कुछ होगा, या तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, या हाइड्रोलाइसिस होगा, या फिर क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ठीक है, या कंडेंसेशन होगा। इन चारों में से कोई एक होगा, बस आपने ये याद रखना है। इसी तरह आपको इक्वेशन के बारे में बताया गया है कि इक्वेशन क्या होता है। देखिए, हाँ हाँ हाँ, इक्वेशन है ना, ऊपर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई है, वो मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। जो एक स्लाइड है कि इक्वेशन में हम बैलेंस करेंगे, उसमें कोई चीज़ सिंथेसाइज होगा, बनेगा, ठीक है, और उसमें जो है प्रोडक्ट आएगा, ये सारी चीज़ें वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखें इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखें, आप जो केमिकल रिएक्शंस करते हो ना, जैसे मैंने ये बनाया, ये आप कह सकते हो रिएक्शन या एक इक्वेशन कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इक्वेशन में आपके पास दो चीज़ें होंगी, एक को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं, हर वो चीज़ जिनको हम मिलाते हैं जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिएक्टेंट। और दूसरा होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब हर वो चीज़ जो हमें रिजल्ट में आए, जो हमें रिजल्ट मिले। जैसे हमने H और OH को मिलाया तो इससे क्या बना, H और OH को जब हम मिलाते हैं तो इससे क्या बनता है, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे H और OH जो है ये दोनों हम रिएक्ट करवा रहे हैं, तो जब ये रिएक्ट होगा तो ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है। और जब ये दोनों मिलेंगे और आपस में इससे आगे जाके वाटर बनेगा तो वाटर हमारे पास प्रोडक्ट है। जैसे कंपनीज़ के प्रोडक्ट होते हैं ना, मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज होती हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाती हैं। तो ये जो मतलब प्रोडक्ट्स, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा, और उससे पहले आपके पास जो चीज़ें होंगी जो रिएक्शन करेंगी वो रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ केमिकल जो है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस अनबैलेंस होते हैं, यानी पूरे हैं या नहीं है। जैसे अगर आप देखें कि हम एक क्या कह सकते हैं, एक रिएक्शन लें, ठीक है, हमने लिया यहाँ पे H2 और यहाँ पे हमने लिया Cl2, ठीक है।
एक हमने लिया H2, एक हमने लिया Cl2, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, इस रिएक्शन के क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे या रिएक्टेंट्स होंगे? रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट होंगे? ये रिएक्टेंट, ये बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्टेंट होंगे। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है भाई। यानी जो चीज़ आपके पास रिजल्ट में आता है ना, दो चीज़ों को आपने मिलाया, ये रिएक्टेंट है। हाँ हाँ, ये तो रिएक्टेंट, ठीक है। अब ये देखें, H2 और Cl2 इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये रिएक्टेंट्स हो गए, ठीक है। जब ये रिएक्टेंट हो गए मतलब रिएक्शन करवाने वाली चीज़ें होगी, इससे हम बनेगा हमारे पास HCl, ठीक है। HCl बन गया। अब आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? इन दोनों को मिला के हमने कोई चीज़ बना ली ना, HCl एसिड है, कल बताया था मैंने, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है। अच्छा, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमें पता चला, लेकिन यहाँ पे एक और भी मसला है। मसला है बैलेंसिंग का, कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। बैलेंस मतलब दोनों साइड पे वो तरतीब में और नंबर बराबर है या नहीं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, क्लोरीन कितने हैं, 2 है, वहाँ पे कितने हैं, 1 है, और क्लोरीन भी 1 है। मतलब इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ठीक है, अनबैलेंस है। तो हमने इसको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे ये पूरा जब बनेगा, इसके साथ आप 2 लगाएं तो ये 2 इसके साथ भी आता है और इसके साथ भी आता है, ठीक है। मतलब अब ये H जो है वो 2 है और Cl भी 2 है, ठीक है। तो हमारे पास जब आप 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन मिलाते हो तो इससे 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेंगे। इसी तरह आप इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, या अगर आप देखें कि एक और, अगर हम देखें CH4, ठीक है, और प्लस O2, अच्छा देखें CH4 और O2, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। इसको हम मिलाते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है। ये हमारे पास आया इसका प्रोडक्ट। अब आपका क्या ख्याल है, ये जो रिएक्शन है ये इक्वल है, बैलेंस्ड है, रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं? देखो बहुत सिंपल है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 है, कार्बन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब कार्बन तो बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे 2 है, बल्कि ज़्यादा है, 3 है, ठीक है। तो हमने इसको बैलेंस करना है। अच्छा जी, इसी तरह हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, मतलब बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दो चीज़ों को हमने इसमें बैलेंस करना है। और वो बैलेंस कौन कौन सी चीज़ें नहीं है, एक ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, एक हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसके साथ 2 लगाएं तो ये 2 2 जार 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है वो जो क्या था ऑक्सीजन है, इसके साथ आप 2 लगाएं, ठीक है, तो ये भी 2 हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे 2 लगाओगे, यहाँ पे 2 लगाओगे, बैलेंस हो जाएगा। सिंपल चीज़ है बैलेंस, यानी कि दोनों तरफ आपने वो सेम रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी। ये इसके रिएक्शंस के टाइप थे। इसके अलावा कुछ केमिकल बॉन्ड्स बताए गए हैं। अच्छा, केमिकल बॉन्ड का हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, देखो केमिकल बॉन्ड का ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, जस्ट उसके नाम वगैरह हमने याद रखें, ठीक है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड होता क्या है, व्हाट इज बॉन्ड? हम्म, हाँ, दो चीज़ों को मतलब जो लिंक होती है, कनेक्टेड होती है, ठीक है।
अब ये आपने याद रखना है, ऐसे तो बॉन्ड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मेनली बॉन्ड्स के 3 टाइप्स हैं, ठीक है। 3 टाइप्स है बॉन्ड्स के। एक को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरा जो है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा जो है दैट इज मेटालिक बॉन्ड। आपके ख्याल में इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, जो सबसे मजबूत है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक तो सबसे वीक होता है। मेटालिक बॉन्ड सबसे, मेटल पता है ना, जो स्टील और जो चीज़ें बनती है वो मेटल होते हैं। मेटल्स कितने सख्त होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन इतने एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं कि वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। मेटालिक बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आयनिक बॉन्ड बिल्कुल इजीली टूट सकते हैं, वो आप पानी में किसी चीज़ को डाल दो तो भी टूट जाता है खुद ब खुद, ठीक है। अच्छा, पहले आपने ये बात याद रखनी है कि जो एटम्स होते हैं, एटम के अंदर शेल्स होते हैं, ठीक है, और शेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 2-3 इसमें शेल होते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस एटम में कितने, किस एटम के कितने जो शेल्स है, शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस के बाद पहला शेल है, ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, उसको कहते हैं 2n², 2n², ठीक है। 2 अपनी जगह आएगा, n में आप शेल, नंबर ऑफ शेल लिखोगे, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे आएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट की आप बात करें तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 1 दिखें, ये जो है अगर आप 1 के ऊपर स्क्वायर लेते हैं ना, तो इसका मतलब होता है ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 और 2 1 2, यानी कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, ठीक है। अच्छा, फिर आप अगर सेकंड शेल पे जाएं तो यहाँ पे आपने एंस के बजाय 2 लिखना है, यहाँ पे आपने स्क्वायर लगाना है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 2 2 ये आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है, और फिर आपने 2 4 8, ठीक है। तो यानी कि दूसरे में कितने होंगे, दूसरे में होंगे 4 हो गए, 5 6 7 8, ये होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरीके से करते हैं। बाकी अगर 3 है, 4 है, 5 है, तो आगे हम इस तरह चलते जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यही है बस, 2n²। n के बजाय आपने क्या लिखना है, n की जगह नंबर ऑफ शेल, के नंबर कौन से शेल की बात कर रहे हैं आप, तो उसमें वही आएगा और आपके पास उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, हमें जो बॉन्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ये क्यों पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 नॉर्मली। जब एक एटम के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये स्टेबल है, मतलब कंप्लीट है, ठीक है। जैसे एक बंदे के पास बहुत पैसे हैं तो उसको किसी दूसरे बंदे से लेने की ज़रूरत नहीं, तो ये जो है बिल्कुल स्टेबल कहलाता है जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, फॉर एग्जांपल सेकंड शेल में, ठीक है। तो जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन किसी वजह से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब यहाँ पे इसके साथ 7 है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोशिश करेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें और अपनी जो मतलब वैलेंसी है, इसको कहते हैं वैलेंसी, वो कंप्लीट करें, ठीक है। तो इसीलिए ये बॉन्ड बनाता है। अब ये बॉन्ड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इसमें पहला लिखा हुआ है आयनिक बॉन्ड, ये बात आई है समझ, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि एक एटम बॉन्ड क्यों बनाएगा, जब उसके वैलेंसी पूरी ना हो, यानी उसके जिस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो पूरे ना हो, तो वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा या किसी और से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो बॉन्ड बनाता है। अच्छा, अब यहाँ पे पहला जो है वो आयनिक बॉन्ड लिखा हुआ है। आयनिक बॉन्ड जो है बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 आयंस बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ठीक है,
इसमें जो है मैंने आपको जैसे बताया 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसमें जो है ये इसका न्यूक्लियस है, तो अंदर के शेल में 2 है, वो तो कंप्लीट है, लेकिन बाहर के शेल में इसके पास एक ही है, तो इसको 7 चाहिए। इसको और 7 चाहिए होंगे अपना दूसरा शेल कंप्लीट करने के लिए। इसको कितने चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए? 1 चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, 7 इसको कभी भी नहीं मिलेंगे, मतलब बहुत एक इम्पॉसिबल चीज़ है। तो ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ट्रांसफ़र करके, ठीक है। जब ये इसको देता है तो ये कंप्लीट हो जाता है, इसका ये शेल कुछ नहीं रहता, तो अंदर वाला शेल कंप्लीट रहता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ये एक आयन जो है उसने कन्वर्ट कर दिया बस, ठीक है। तो ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बात याद रखनी है इसमें, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ये हम इसके साथ भी काउंट करें और इसके साथ भी काउंट करें, ऐसा नहीं होगा। इसके पास है तो ये उठा के बस इसको दे देगा, भाई लो आपका हो गया, ठीक है। तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सिंपल। बस आयनिक बॉन्ड में आप ये चीज़ याद रखो और ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऐसे एलिमेंट्स पर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता, जैसे आप देखेंगे ना क्या कह सकते हैं, NaCl का आप कंपाउंड देखें, इसके ऊपर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं होता, ठीक है। या H2O आप देखेंगे तो H2O के ऊपर ओवरऑल आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आता। किसी भी एटम में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्यों होगा? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पता है ना। फॉर एग्जांपल अगर ये एक एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? अच्छा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैटाइन, कैटाइन कहते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कैटाइन कहते हैं। किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? क्या मतलब दिमाग में क्या आ रहा है? देखो देखो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एटम है और ये इसका 2 शेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 प्रोटॉन भी होंगे, और प्रोटॉन होंगे यहाँ। अब फॉर एग्जांपल किसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 7, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन रह गए, प्रोटॉन कितने? 8, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। जो चीज़ ज़्यादा है उसका चार्ज आएगा उस पर, क्योंकि वो नंबर में ज़्यादा है, ठीक है। अगर दोनों बराबर है तो कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो मतलब 8 है और उसमें से एक और शेल बना और उसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, फिर 9 हो गए और प्रोटॉन वही 8 है, फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक एटम पे कब होगा? जब अगर पॉजिटिव है तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और प्रोटॉन ज़्यादा है, अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन कम है, यानी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसीलिए उसके आपको नेगेटिव चार्ज शो हो रहा होता है। और अगर पॉजिटिव है तो प्रोटॉन ज़्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। तो ऐसे जब आप देखते हो ना, तो इसमें जब इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इसीलिए आपको ऐसे एटम्स पर जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं आपको इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या आता है? इसमें आता है NaCl जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड लिखा हुआ है, ठीक है। और K2O लिखा हुआ है, K2O पोटाशियम ऑक्साइड है, शायद पोटाशियम ऑक्साइड है इस तरह कुछ। तो ये आपने इसमें याद रखें, बस सिंपल आप ये चीज़ याद रखें, ठीक है। आयनिक बॉन्ड होता क्या है? जिसमें कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या शेयरिंग नहीं, सॉरी, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे पे आते हैं। दूसरा जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहलाएगा? जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, बॉन्ड फॉर्म
बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि एक हाइड्रोजन है और इसके साथ हाइड्रोजन के पास हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक और हाइड्रोजन है यहाँ पे, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं कि ये ऐसे करीब आते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इनके बीच में आते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे हम इनको दोनों के साथ काउंट करेंगे, ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट होंगे और इसके साथ भी काउंट होंगे, ठीक है, मतलब इसमें मुकम्मल तौर पर वो देता नहीं है दूसरे बंदे को। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता, शेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे जो है वही उसके आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें लिखी हुई है, डायग्राम्स है, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट, पोलर नॉन पोलर पता है ना, पोलर क्या होता है? शेयर करते हैं। एक देखें, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर, ठीक है। पोलर में चीज़ें बिल्कुल सेम शेयर होती है, मतलब उसकी वजह से उसमें ना ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके बिल्कुल बीच में ये चीज़ होगी ऐसे, मतलब फासला बिल्कुल एक जितना होगा, तो इसके ऊपर वो कोई खास चार्ज नहीं आता, तो ये पोलर कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर है, बिल्कुल इक्वल फासले पर है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसा करें कि ये दो इलेक्ट्रॉन या दो एटम्स तो है और इन्होंने इलेक्ट्रॉन भी शेयर किए हुए हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ज़्यादा करीब आ रहे हैं, इस वाले के ज़्यादा करीब आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है वो नॉन पोलर कहलाता है, जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचें। जैसे आप फॉर एग्जांपल वाटर देखते हो ना, वाटर एक नॉन पोलर सब्सटेंस कहलाता है, नॉन पोलर। आप वाटर को देखो, वाटर का फार्मूला H2O है, आप वाटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम वाटर को जब स्ट्रक्चर लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। मतलब क्या हुआ बात का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन आप वाटर में देखेंगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के ज़्यादा करीब होता है और हाइड्रोजन से दूर होता है, ठीक है, लेकिन दोनों के साथ हम काउंट करते हैं। अच्छा, इसके पीछे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ में कितनी ताकत है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, तो वो ऑक्सीजन में ज़्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन उसके ज़्यादा करीब आते हैं, ठीक है, तो उसमें नॉन पोलरिटी आती है, इसको हम कहते हैं नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर में क्या फ़र्क होगा, पोलर में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम फासले पर है, यानी कि बिल्कुल बीच में है दोनों के साथ इक्वली, ठीक है, और नॉन पोलर में क्या होगा, हाँ हाँ, नॉन पोलर में इक्वली शेयर होते हैं और पोलर में इक्वल शेयर नहीं होते, वो एक मतलब एक दूसरे से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड जो मेटल्स में होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको वो नहीं है याद रखने की। इसमें आप क्या याद रखेंगे कि ये जो है ये फाउंड इन मेटल्स, ये बॉन्ड आपको हमेशा कहाँ मिलेगा, मेटल्स में मिलेगा। मेटल्स, मेटल्स कोई भी धात हो ना, दात कहते हैं ना उर्दू में उसको, यानी जैसे ये है, ठीक है, तो ये मेटल कहलाएगा। हर वो चीज़ जिससे करंट पास हो मेटल कहलाता है। तो मेटल्स में आपको हमेशा मेटालिक बॉन्ड मिलेगा और ये इतने एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे टाइटली बॉन्डेड होते हैं, हाँ ऐसे, इसीलिए इससे करंट पास हो सकती है, ठीक है। करंट जब यहाँ पे आती है ना, मतलब करंट आता है तो वो सीधा यहाँ से मतलब एक फ्लो में पास होता है। इसी तरह आप देखेंगे ना जो वायर्स होती हैं, वायर में हमेशा आप देखेंगे मेटल का इस्तेमाल होता है कि वो जो करंट है वो बहुत तेज़ी से वहाँ से पास हो, क्योंकि उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ
बिल्कुल टाइटली बॉन्डेड होते हैं। आप अगर करंट की डेफिनेशन करोगे ना तो करंट की डेफिनेशन भी है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल फ्लो करते हैं जैसे पानी बहता है ऐसे, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड आपको मेटल्स में मिलेगा और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, यानी बहुत ही मजबूत बॉन्ड्स होते हैं जो कभी भी इतने आसानी से टूटते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो थी वो आपको याद रखनी है इसमें, जैसे कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के 4 टाइप्स हमने पढ़े, और साथ में केमिकल बॉन्ड्स कितने हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड कौन से बॉन्ड होंगे, जो कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन उठा के दूसरे को दे दें, ठीक है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड में वो शेयर होंगे, बीच में होंगे, वो दोनों के साथ हम काउंट करते हैं। अच्छा, फिर उसमें पोलर और नॉन पोलर की हमने बात की, और मेटालिक बॉन्ड मेटल्स में पाए जाते हैं और ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जो कि मेटल में पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपका बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, और बस जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो मोटी मोटी चीज़ें आपने उसमें ये याद रखनी है, ज़्यादा डीपली आपसे सवाल नहीं करते पेपर में, ये वैसे भी अपना होते हैं।